हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 18 में। तो जैसा कि हमने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू अपना री इवैल्यूएशन के लिए हंटर एसोसिएशन जाता है ताकि वो पता लगा सके कि अब रीअवेक्ड होने के बाद और लेवल अप करने के बाद उसकी रैंक कितनी है। पर जब वो वहाँ पर जाकर अपनी रैंक चेक करवाता है तो जो माना मीटर होता है उसका माना लेवल को नाप ही नहीं पाता है, क्योंकि जिन्वू की जो रैंक थी वो काफी ज्यादा थी और माना मीटर उसकी रैंक नाप ही नहीं पा रहा होता है। और जिन्वू जब वहां से वापस जा रहा होता है तो मिस्टर चोई वहां पर आते हैं। मिस्टर चोई और सांग जिनवू इन दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन वगैरह होता है और फिर जिनवू वहां से चला जाता है, जिसके बाद जिनवू अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। और जब जिनवू हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है तभी मिस्टर चोइल वहां पर आते हैं और वो जिनवू से बोलते हैं कि क्या तुम उनमें से हो जिसने कि डबल डंजन के अंदर बीस्ट्स को हराया था। मैं हमेशा सोचता था कि टैलेंट को ढूंढने में मेरी नजरें बहुत ज्यादा तेज हैं, लेकिन तुमने मेरे को गलत साबित कर दिया। सर्विलेंस टीम की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बीस्ट से लड़ना नहीं होता है। असल में उनका जो मेन काम होता है वो होता है हंटर्स को मैनेज करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा काम होता है उन हंटर्स के ऊपर नजरें गड़ाए रखना और उन पे ध्यान रखना जो कि लॉस को ब्रेक करते हैं, और लॉस ब्रेक करेंगे तो उनको पनिश करना, ये हमारा काम होता है। जिनवू उससे कहता है कि मेरे को सर्विलेंस टीम से कोई भी काम नहीं है और मेरे को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, जिस पे मिस्टर चूलिस से कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस ही इसलिए है ताकि हम लोग हंटर्स को चेक करते रहें। लेकिन हाँ, हम लोग एस रैंक हंटर्स के खिलाफ यूजलेस हैं क्योंकि हम लोग उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते। कोई है जो तुमसे मिलना चाहेगा मिस्टर जिनवू? तो आइए आप मेरे साथ चलिए। तो जिनवू उसके साथ चला जाता है। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, मिस्टर गो। जिनवू चेयरमैन को काफी ज्यादा हैरानी से देखता है। वो कहता है ओह, तो ये चेयरमैन है। चेयरमैन जिनवू को स्वागत करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा नाम मिस्टर गो है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर सांग जिनवू। आइए मेरे साथ बैठिए, मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है। जिनवू भी उनकी बात मानकर वहां पर बैठ जाता है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि ये 80 साल से भी ज्यादा के हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी है वो रिटायर रेसलर जैसी लग रही है, और इस चीज को भी ठुकराया नहीं जा सकता है कि ये एक एस रैंक के हंटर है। मिस्टर गो जुनवू को बधाई देते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम एक एस रैंक के हंटर बन गए हो। जुनवू उनको बताता है कि मेरा अभी तक री इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, वो अभी भी पेंडिंग है। मिस्टर गो को बताते हैं। मिस्टर गो जिन्हों से कहते हैं कि अगर मैं एकदम हॉनेस्ट के साथ बताऊं तो री इवैल्यूएशन करने से भी तुम्हारी रैंक असल में पता नहीं लगाई जा सकती और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। असल में हमारा जो एडवांस माना मीटर है वो शायद ब्रेक हो सकता है इवैल्यूएशन के दौरान। जो वो डिवाइस है वो उनका माना लेवल मेजर नहीं कर पाता है, जो कि एक लेवल के रेंज को क्रॉस कर देते हैं। और अगर मीटर अपनी पूरी क्षमता लगाकर भी तुम्हारी फुल रेंज को माप ले, उसको मेजर कर ले, तब तो शायद तुम्हारा जो रिजल्ट हो वो एस रैंक हो या शायद एस रैंक। पर हाँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एस रैंक के आगे यानी एस के आगे और कितने एस जुड़ते हैं, रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे पावर को मेजर नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे लेवल को मेजर करेगा। जिन्हों उनसे पूछता है कि फिर मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मिस्टर घोष को बताते हैं तो तुम क्या ये जानना नहीं चाहोगे कि आखिरकार क्यों री इवैल्यूएशन का जो प्रोसीजर है वो एग्जिस्ट करता है, वो है ही क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक ग्रेस पीरियड को सर्व करता है। मिस्टर को जिन्वू को ग्रेस पीरियड के बारे में बताते हैं। इसमें हम लोग उन लोगों से अकेले में बात कर सकते हैं जिनका री इवैल्यूएशन हुआ है, जैसे अभी हम तुमसे कर रहे हैं मिस्टर जिन्वू। हमारे इस एसोसिएशन में बहुत ही ज्यादा कम हंटर्स हैं जो कि यहाँ पर रहकर काम करते हैं, जैसे कि मिस्टर वू। आखिरकार कौन कौन एक ऐसे एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेगा जहां पर उनको ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं मिलती, जबकि दूसरी तरफ जो बड़े बड़े गिल्ड हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वो हंटर्स को फेम देंगे और काफी कुछ देंगे। बड़े बड़े गिल्ड के जो इलाइट हंटर्स होते हैं उनको हर कोई जानता है, बहुत सारे लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो हंटर्स हैं उनके नाम तक नहीं जानते। जैसे कि बहुत सारे लोग तो मिस्टर वू च्यूल का तो नाम ही नहीं जानते होंगे, जबकि ये एक टॉप क्लास के ए रैंक हंटर हैं। और इसी वजह से हम लोग इस प्रोसेस में उन हंटर्स से मिलते हैं जो कि रीअवेक्ड हुए हैं और उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, और इसीलिए रीवैल्यूएशन करवाया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं। असल में हम लोग कोई कॉरपोरेशन नहीं है और इसीलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा पैसे देने का कोई प्रॉमिस भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ दूसरे तरीकों से। जिन्हों कहता है इसका क्या मतलब समझा जाए। अब मिस्टर को उसको बताते हैं मैं तुमको एक दूसरा
करियर पाथ प्रोवाइड करवा सकता हूँ मिस्टर जिनवू। मिस्टर को आगे बताते हैं कि हंटर्स उन लोगों में से हैं जो कि हमारे सिटीजन्स की मैजिक बीस्ट से सुरक्षा करते हैं और इसीलिए हंटर्स इस कंट्री की बैकबोन है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि उन लोगों को रेगुलेट्स करती है, उन लोगों के ऊपर ध्यान रखती है, वो होती है हंटर एसोसिएशन और मैं तुमको उनमें से एक बनाना चाहता हूँ मिस्टर जिनवू। जिनवू कहता है अच्छा तो असल में ये मेरे को पावर दे रहे हैं। जिनवू उनसे बोलता है कि आखिरकार आप मेरे को ही क्यों रिक्रूट करना चाहते हैं। मिस्टर को उसको बताते हैं कि तुमको 5 मेजर गिल्ड के बारे में तो पता ही होगा ना। ये जो 5 गिल्ड है इनकी जो पावर है वो एकदम बैलेंस्ड है और अगर तुम इनमें से किसी एक को भी ज्वाइन करते हो तो जो इनकी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इनकी पावर एक जैसी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से बहुत से दिक्कत हो सकती है और इसी वजह से मैंने तुमको ये ऑफर दिया है। और जैसा कि गवर्नमेंट अथॉरिटी हंटर्स को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती और वो हंटर्स को फोर्स भी नहीं कर सकती है कि वो उनके लॉ भी माने और इसी जगह पे हमारे जो एसोसिएशन है वो आती है। इस दुनिया में सिर्फ मैजिक बीस्ट्स ही नहीं है जो कि असल में मॉन्स्टर्स हैं, हंटर्स भी मॉन्स्टर्स के बराबर ही हैं। तो तुम्हारा डिसीजन क्या है मिस्टर जिनवू। जिनवू थोड़ा सा सोचता है। जिनवू अपने आप से कहता है कि ये कोई बेकार ऑफर नहीं है। मैं जानता हूँ काफी सारे ऑर्डिनरी लोग मिस्टर गो के सपोर्ट से आगे काफी ज्यादा तेजी से सक्सेस हो सकते हैं। ये सिर्फ हंटर एसोसिएशन को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं बल्कि ये नेशनल असेंबली, गवर्नमेंट एंड प्रेस को भी। ये काफी बेहतरीन इंसान है और मैंने इनकी स्किल तो अभी तक मेंशन भी नहीं की है। अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हाँ फिर भी मैं लेवल अप तो नहीं कर पाऊंगा ना। और मैं जो चाहता हूँ कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूं वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रुक जाएगी। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी है ये जो मेरे को दे रहे हैं वो उतनी आसान भी नहीं है कि हर किसी को मिल जाए। और जैसा कि हंटर एसोसिएशन जो है वो 5 जो मेजर गिल्ड है उससे अलग काम करता है, यानी कि वो एक अपोजिंग फोर्स की तरह काम करता है और इस कंट्री को एसोसिएशन तो चाहिए ही चाहिए। और जैसा कि मिस्टर गोप काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं तो इनके पास ज्यादा समय नहीं भी बचा है, तो इनको अपना एक सक्सेसर चाहिए होगा। लेकिन जिनवू उनको मना कर देता है। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं आखिरकार अंत में सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। जिनवू उनसे कहता है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ, मैं फाइट करना चाहता हूँ मैजिक बीस्ट्स के खिलाफ। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो एसोसिएशंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डंजन्स में रेड करते हैं, लेकिन वो यूजली डी रैंक और ई रैंक में ही करते हैं और जो बाकी गिल्ड्स होते हैं वो उनसे कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है उन लोगों को। और अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं लेवल अप तो कर ही नहीं पाऊंगा और अगर मैं इसी तरीके से जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं काफी बेहतरीन और काफी ज्यादा ताकतवर हंटर बन पाऊंगा। जिनवू उनको कहता है कि मैं डंजन से ही बिलोंग करता हूँ तो डंजन मेरे को ज्यादा सूट करता है। मिस्टर गो भी जिनवू की आंखें देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आंखें ये बिल्कुल सीरियस है, मेरे को तो मालूम भी नहीं कि लास्ट टाइम मेरा दिल इस तरीके से कब धड़का था। तो उनका दिल जो होता है काफी तेजी से धड़क रहा होता है और अगर मैं 10 ईयर यंगर होता तो इन जैसे यंग हंटर से तो मैं अकेला ही लड़ लेता। जिनवू मिस्टर गो से बोलता है कि मेरी छोटी सिस्टर घर पर अकेली है तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को जाना चाहिए। मिस्टर गो भी उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, उसे कहते हैं कि थैंक यू तुम्हारे टाइम के लिए, तुम जा सकते हो। जिनवू वहां से जाते जाते मिस्टर वू से कहता है कि डबल डंजन के अंदर मैं नहीं था जिसने कि उन बीस्ट को हराया था। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को भी नहीं पता कि आखिरकार वो कौन था। जिनवू के वहां से चले जाने के बाद मिस्टर गो और मिस्टर च्यूल आपस में कुछ बातें करते हैं। मिस्टर गो बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो जब हीलर्स एग्जिस्टेंस में आए और जब हीलिंग मैजिक को पहली बार डिस्कवर किया गया तो मेरे को लगा कि मैं दोबारा से जवान हो सकता हूँ और फाइनली मैं इस अपनी बेकार बॉडी से छुटकारा पा सकता हूँ। लेकिन वो एक गलत आशा थी। यहाँ तक कि जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग स्पेल है वो भी मेरे एज को रिवर्स नहीं कर पाया। बड़े बड़े जो गिल्ड है वो लगातार अभी भी न्यू हंटर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमने उनको मना किया था फिर भी वो कंट्री की जो मिलिट्री फोर्स है उतने ताकतवर तो हो ही गए हैं। और दूसरी तरफ हम एसोसिएशन जो कि अपनी पावर दिन प्रतिदिन गवाते जा रहा है। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि लेकिन सर आप तो अभी भी इस एसोसिएशन के लीडर हैं सर। मिस्टर को कहते हैं हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं हमेशा से सोचता था जब तक मैं पावर में रहूंगा तो मैं हर किसी को ये दिखाऊंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं गलत था। जिसके बाद वो मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि आज का मेरा जितना भी शेड्यूल है वो सब कुछ क्लियर कर दो। मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं लेकिन सर आज की जो आपकी मीटिंग है वो मिनिस्टर के साथ है। मिस्टर को कहते हैं कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं अपनी एनर्जी
उन जैसे के ऊपर वेस्ट करूं। क्या तुम मेरे साथ कुछ बाहर कुछ खाने पीने के लिए चलोगे? मिस्टर च्यूल कहते हैं हाँ ठीक है सर। मिस्टर को अपने मन में कहते हैं कि सांग जिनवू, उसने मेरी हार्ट की रेस को और भी ज्यादा एक्साइटमेंट कर दिया है। मैं देखना चाहूंगा कि उसके पास कितनी पावर है। दूसरी तरफ हम लोग वान डोंग सू को देखते हैं, जो कि बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है और वो अपने उन्हीं चीजों को याद कर रहा होता है जब वांग डोंग सू और जिनवू के फादर की आपस में लड़ाई हुई थी और जिनवू के फादर वांग डोंग सू को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे और अब वांग डोंग सू बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। लेकिन शुरुआत तो वांग डोंग सू ने ही की थी। वांग डोंग सू कहता है अच्छा तो सच में ये ड्रीम नहीं है, ये सच है। तभी वहां पर डिप्टी मैनेजर आते हैं। वांग डोंगसू उनसे बोलता है कि आखिरकार आपको मुझ जैसे लूजर से क्या काम, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिए और यहाँ से चले जाइए। डिप्टी मैनेजर उससे कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, क्या तुमको लगता है सांग इन वान, सांग जिनवू के फादर की बात कर रहा होता है, क्या वो एक बीस्ट है सही में? वांग डोंगसू कहता है आपको क्या लगता है कि मैं एक इंसान के ऊपर अटैक करूंगा? जिसके बाद डिप्टी मैनेजर उसको एक फुटेज दिखाते हैं। ये वहां के जो नियर बाय सिक्योरिटी कैमरा था वहां से रिकॉर्ड किया गया था उस दिन। इन फोटो को ध्यान से देखो। मैंने आज तक ऐसा ना ही कभी देखा है और ना ही कुछ सुना है कि एक मैजिक बीस्ट इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या तुमको अभी भी लगता है कि वो इंसान एक मैजिक बीस्ट है? वांग डोंगसू कहता है सर अगर इसका अपोजिट माना जाए तो क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान गेट से बाहर आया हो? डिप्टी मैनेजर का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। वांग डोंगसू कहता है हाँ सर वो एक बीस्ट है। डिप्टी मैनेजर कहते हैं चलो ठीक है, जल्द से जल्द रिकवर हो जाओ, मैं कुछ फॉर्म्स भरने के लिए जा रहा हूँ। जाते जाते वांग डोंगसू से पूछता है कि आखिरकार सांग इल वान का हुआ क्या? डिप्टी मैनेजर उसको बताते हैं कि फाइट के बाद वो डिसअपेयर्ड हो गया। वैसे ब्यूरो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हम लोग उसको पकड़ भी पाएंगे, एक ऐसे बीस्ट को जो कि तुम्हें हराने में कामयाब हुआ। और वांग डोंग फिर से उस पल को याद करने लग जाता है जब जिन्हों के जो फादर थे वो उससे कहते हैं कि आज के बाद कोरिया में अपना कदम मत रखना, दिख भी मत जाना कोरिया में। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा है वहां पर, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ और अगर तुमने ऐसा कभी किया तो तुम मरने के बाद भी खुश नहीं रह पाओगे। वांग डोंग सू इस बात को याद कर रहा होता है कि आखिरकार उसने मेरे को किस तरीके से ये वर्ड कहा था, वो मेरे को इस तरीके से धमकी कैसे दे सकता है, मेरे को मालूम है वो कहाँ पर है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार बस मेरी रिकवरी हो जाए फिर मैं उसको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मेरे को गिल्ड से कांटेक्ट करना चाहिए और अगर एक बार मेरे को कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल जाए तो मेरे को उसको पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस मैं एक बार अपनी इंजरीज से रिकवर हो जाऊं फिर मैं बताऊंगा उसको मैं क्या चीज हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि हंटर्स के ऑक्शन मार्केट को एनालाइज कर रहा होता है क्योंकि उसको कुछ सामान लेना था। जिन्वू बताता है कि असल में जो ऑक्शन मार्केट होती है ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट है जहां पर हमको वो सामान मिलते हैं जो कि रेड के दौरान मिले थे। यहाँ पर आप उनको बेच भी सकते हैं और चाहे तो उनको खरीद भी सकते हैं। ऐसा कोरिया में हजारों हंटर्स हैं जो कि इस ऑक्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं और अपने इक्विपमेंट को बेचते हैं। गुड इक्विपमेंट जो होते हैं वो लिटरली हंटर्स की लाइफ बचा लेते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो हंटर इन इक्विपमेंट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा वो अपने आप को काफी अच्छी तरीके से बचा पाएगा रेड्स के दौरान। जैसा कि डी और ई रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मली इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उतने पैसे बना ही नहीं पाते हैं जितना कि हाई रैंक के हंटर्स बना पाते हैं डंजन में रेड, और इसीलिए वो लोग नॉर्मल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं को बाय करते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं अपने रेड में। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हंटर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मैजिक होता है। तो अगर एक डी रैंक के हंटर्स के पास भी तलवार है तो वो भी काफी ज्यादा महंगी है क्योंकि वो हंटर जो कि सी या उससे हाई रैंक के होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है और इसीलिए वो लोग अपने लिए ये इक्विपमेंट बाय करते हैं ताकि वो लोग इसकी मदद से बैटल के दौरान अपनी स्पीड अप को बढ़ा पाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाएं। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते जो है हाई रैंक के हंटर उनको ये चीजें मिलियंस में पड़ती हैं, यहाँ तक कि बिलियंस ऑफ वॉन लग जाते हैं इन इक्विपमेंट्स को बाय करने में। जिन वो यहाँ पर कुछ अपना सर्च कर रहा होता है वो देखता है अरे वो कहता है भाई ये इतना महंगा क्यों है। जिन वो बताता है तो कभी कभी तो ये इम्पॉसिबल सही हो जाता है कि एक हंटर पर्सनली जो उसने फंड अभी तक
इकट्ठा किए होते हैं उसके दम पर वो किसी इक्विपमेंट को बाय कर सके। जिन्वू उस इक्विपमेंट को देखते हुए कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको अफोर्ड भी कर पाऊंगा, और जब मैं डेमोन कैसल के अंदर अपर लेवल पे जब मैं डेमोन से फाइट करूंगा तो वो लोग मेरे ऊपर फायर से अटैक करेंगे और इस दौरान मेरे आसपास भी आग लग सकती है। तो मेरे को यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट लेना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को जलने से बचा सकूं, क्योंकि जब मैं उन बीस्ट से डेमोन कैसल के अंदर फाइट करूंगा तो वो आग फेंकेंगे। तो मेरे को कोई ऐसा इक्विपमेंट लेना पड़ेगा जिसको मैं पहन लूं और वो मेरे को आग से प्रोटेक्ट करे। जिन्वू अपना शॉप ओपन करता है अपने सिस्टम में। वो कहता है कि मेरे को लगता है कि शायद मेरे को शॉप से कुछ बाय करना चाहिए, लेकिन उसको वहां पर कोई भी बेहतरीन चीज नहीं मिलती है जो कि उसको चाहिए थी, क्योंकि उसकी जो शॉप की लिमिट है वो अभी कम ही है, क्योंकि जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा तो उसमें और भी सामान ऐड अप होंगे। अब जिन्वू सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट है उसको यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। तो उसके पास एक आइटम था जो कि वो सोच रहा था कि अगर वो इस चीज को बेच दे तो उसको काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अब जिन्वू सोच रहा होता है कि वैसे मेरे को इस चीज को ब्लैक मार्केट में नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये आइटम जो है वो इलीगल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है आखिरकार मैं उन लोगों को क्या बताऊंगा कि आखिरकार मैं ये आइटम कहाँ से लाया हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी मेरी जो रैंक है वो एक ई रैंक हंटर की है और लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि एक ई रैंक हंटर आखिरकार किस तरीके से इतना ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को बेच रहा है जो कि उनको कहीं भी नहीं मिल रहा है। आखिरकार इसके पास ये कहाँ से आया? तो लोग जरूर इसके बारे में बात करेंगे और वो मेरे ऊपर शक करने लग जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि मेरा एस रैंक हंटर का लाइसेंस नहीं आ जाता है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक ए रैंक गेट में जाकर अपने आप को रिकॉर्ड करवा लूंगा। उसके बाद अगर मैं इस चीज को बेचूंगा अभी तो कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। पर हाँ, अभी तो मैं सिर्फ एक ई रैंकर हूँ और मैं किसी बड़े हाई रैंक के रेड में भी कोई टीम मेरे को ज्वाइन नहीं करवाएगी, तो मेरे को इंतजार करना ही पड़ेगा। तभी जिन्वू देखता कहता है एक जॉब अपॉर्चुनिटी। तो उसको वहां पर रिक्रूटमेंट आई हुई होती है जिसमें कि वो एक लो रैंक के हंटर को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन में मिस्टर गो और मिस्टर च्यूल को देखते हैं। मिस्टर च्यूल जिन्वू की जो फाइल होती है वो लाकर मिस्टर गो को देखता है। मिस्टर गो उस फाइल को देखते हैं। वो कहते हैं अच्छा, तो ये फोटो को 4 साल पहले लिया गया था, ये उस समय काफी ज्यादा यंग था। मिस्टर च्यूल मिस्टर गो को बताते हैं कि सांग जिन वू ई रैंक के हंटर्स में से भी वीकेस्ट हंटर माना जाता था, और इस फाइल में आपको उसके लास्ट 4 ईयर के सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे जो भी उसने हंटिंग की थी। मिस्टर गो उसकी फाइल पढ़ते हैं जिन्वू की, तो उसमें वो कहते हैं कि इस फाइल को देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि हर बार जितनी बार भी वो मिशन में जाता था एक तरह से ये सुसाइड मिशन था, या शायद वो एक फॉल्स रैंकर था। च्यूल उसको बताते हैं कि मैंने उन हंटर से बात की थी और उन हंटर्स से अकॉर्डिंग जो कि उनके साथ रेड्स में जाते थे उन्होंने बताया कि वो फॉल्स रैंकर तो नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि इसकी जो री अवेकिंग हुई है एक एस रैंक के हंटर के तौर पर वो अभी जल्दी हुई है। लेकिन हाँ, डंजन में जब ये जाता था तो उस समय पे तो नहीं हुई होगी, क्योंकि डबल डंजन के अंदर अगर उसके पास इतनी ज्यादा पावर होती, अगर वो एस रैंक जितना हंटर पावरफुल होता तो वो अपने साथियों को डबल डंजन के अंदर मरने तो नहीं देता। मिस्टर को कहते हैं कि ये हर बार घायल होके आता था, हर बार। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि उसने बताया था कि वो इस चीज को छोड़ भी नहीं सकता है क्योंकि उसको अपने मदर के हॉस्पिटल का बिल पे करना होता है, और उसके फादर के मिसिंग हो जाने के बाद उसने अपनी छोटी बहन और अपने बीमार मॉम की जिम्मेदारियां खुद पे ले ली, और तब से ही वही उन लोगों का ख्याल रख रहा है। तभी मिस्टर च्यूल मिस्टर गो को बताते हैं कि सर, अभी हम लोगों को पता चला है कि मिस्टर जिन्वू ने अभी किसी रेड टीम को ज्वाइन किया है। जिसकी बात सुन के मिस्टर गो को लगता है कि जरूर उसने किसी हाई रैंक के जो गिल्ड होगा, बड़ा गिल्ड होगा, उसमें ज्वाइन कर लिया होगा और उस गिल्ड ने उसको कुछ डाउन पेमेंट दी होगी, इसी वजह से उसने उनका वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होगा। मिस्टर गो आगे बताते हैं कि मेरे सोर्स के अकॉर्डिंग उसने किसी स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया है बल्कि उसने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। ये बात सुनकर मिस्टर गो भी थोड़ा सा हैरान होते हैं और कहते हैं कि एक एस रैंक हंटर एक माइनर के तौर पे उसने अप्लाई किया है, आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है, वो सोच क्या रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को उसी जगह पर देखते हैं, यानी कि माइनिंग साइट पर जहाँ पर उसको आज रेड पर जाना है। माइनिंग साइट पर जो बंदा होता है वो कहता है अच्छा, तो तुम ई रैंक के हंटर हो। जिन्वू बताता है कि हाँ, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। जिस पर वो बंदा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है काम करने का। जिन्वू उसको कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ, मेरी जो क्लास है वो फाइटर की है। जिसकी बात सुनकर वो बंदा कहता है सुनकर काफी अच्छा लगा। यहाँ पर काफी सारे हंटर्स हैं जो कि तुम्हारी तरह ही हैं जिन्वू, तो तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर इंतजार करो,
जब हमारा बारी आएगी तो हम लोग अंदर चलेंगे, और हाँ, अपना टूल्स लेना मत भूलना। तो असल में जो हाई रैंक की डंजन्स होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, और इसीलिए अकेला स्ट्राइक स्क्वाड हर चीज वहां पर नहीं कर सकता है, और इसी वजह से इस पूरे काम को अलग अलग टीमों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। जैसा कि जो स्ट्राइक स्क्वाड है वो मैजिक बीस्ट से लड़ाई करती है और उनको खत्म करती है, और उसके बाद जो माइनिंग टीम होती है वो क्रिस्टल की माइनिंग करती है, और फाइनली जो हॉलिंग टीम होती है वो बीस्ट के जो कॉर्प्स वगैरह होते हैं उसको कलेक्ट करती है। वैसे यहाँ पर काफी सारे लोग इस टीम्स जो होती हैं उनमें काम करते हैं, और जो मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है वो डंजन के अंदर काम नहीं करती है, और इसीलिए ओल्ड फैशन के जो मेथड होते हैं, जो पुराने समय के औजार होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है डंजन्स के अंदर। पर हाँ, इनके अंदर भी वैसे मैजिक होता है। जिन्हों उस डंजन के अंदर देखते हुए कहता है, ओह तो ये ए रैंक का गेट है। मैं भी देखना चाहता था कि आखिरकार एक हाई रैंक का गेट कैसा दिखता है। मेरे को ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। मैं आज नहीं तो कल इतने बड़े डंजन में जरूर जाऊंगा। हम लोग डंजन के अंदर देखते हैं जो स्ट्राइक स्क्वाड होता है उसके अंदर मिस्टर चोई भी होते हैं। मिस्टर चोई उस डंजन को देखते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पर कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। और फिर मिस्टर चोई के सामने काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं चलो ठीक है, फिर तुमको ही देख लेते हैं। अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपने फायर मैजिक से बहुत ही ज्यादा तेजी से फायर फेंकते हैं। पूरे डंजन के अंदर वो फायर फेंक देते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी फायर पावर को इस पूरे डंजन के अंदर डाल दिया है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ये डंजन कितना ज्यादा गहरा है। पर हाँ, अभी तक तो जितने भी बीस्ट होंगे वो सब के सब खत्म हो गए होंगे। माइनिंग टीम का जो बंदा होता है वो कहता है कि अभी उनको कितना टाइम लगेगा। तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो चीफ होता है वो कहता है अरे चिंता मत करो, मैं तुमको जैसा कि प्रॉमिस किया था बस ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश हो चुका है, बस वो लोग बाहर ही आ रहे होंगे। हम तो तुम्हारी पूरी टीम की सेफ्टी चाहते हैं। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ ठीक है, ये सेम चीज तुम 3 बार कह चुके हो। तभी वो लोग देखते हैं कि स्ट्राइक स्क्वाड जो है वो वहां से बाहर निकल रहा होता है। सभी लोग अनाउंस करके बताते हैं कि माइनिंग टीम अपने अपने जो इक्विपमेंट है सभी लोग उसको इकट्ठा कर लो, हमारी बारी आ गई है। जिन्वू भी देख रहा होता है कि स्ट्राइक स्क्वाड में से कौन आता है। जिन्वू भी देख रहा होता है कि स्ट्राइक स्क्वाड में से कौन कौन आ रहा होता है, कौन कौन मेंबर है स्ट्राइक स्क्वाड का, क्योंकि ये जो स्ट्राइक स्क्वाड होता है वो कंट्री का बेस्ट स्ट्राइक स्क्वाड होता है। इसलिए जिन्वू को भी हो रहा होता है भाई कौन है ये, देखो तो कौन कौन है। उनको देखने के बाद जिन्वू बेचारा अपना मुंह छुपाने लगता है ताकि मिस्टर चोई उसको यहाँ पर ना देख ले। इसके बाद जो सेकंड इन कमान होता है उनको काम दिया जाता है और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। जिन्वू यहाँ पर दूसरी गर्ल हंटर को देखते हुए कहता है ओ तो ये जरूर हंटर गिल्ड की वाइस मास्टर होगी। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग एम करते हैं 2 के लाइक्स का करवा देना यार।